सच्ची हमारी थ्रेट है, उससे तो हमारा मुकाबला होता नहीं है चाइना से। तो जो जिससे होता उसे मार मार वो पाकिस्तान का चलो उसको तो अच्छे से मारो अभी, वो भी नहीं, अभी तो मौका है, पर वो भी नहीं है ना। हाँ। वो भी नहीं करोगे आप, आई होप कि कुछ तो इस बार होगा। नहीं होगा ना, हम कह अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो ये सब बस 2-3 दिनों ऐसे ही चल के बंद हो जाएगा? मे बी, आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, बट हमने बता तो दिया। पाकिस्तान ये डर दिखाता है ना, खौफ दिखाता है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन यूज करें, यहाँ सब लोग डर जाते हैं, हिल जाते हैं। अरे आपको नहीं पता कि अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए, इंडिया विल लूज 2 cities, पाकिस्तान विल बिकम एक्सटिंक्ट, कंप्लीटली वाइप्ड आउट, एक्सटिंक्ट। डायनासोर जैसे, कहाँ पे डायनासोर? नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सब ठीक, वेलकम बैक सर, काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं जी जी। और ऐसी सिचुएशन में मिल रहे हैं जहाँ पे ऑपरेशन जो सिंदूर है वो अभी ऑनगोइंग है, जो हमारा रिस्पांस था पहलगाम अटैक के बाद। तो मैं इससे शुरू करना चाहूँगा कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं, जो हमने एयर स्ट्राइक्स, बेसिकली मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं, जो 9 टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे, और बहुत बड़े बड़े, मतलब मुरीद के पे किया है, बाहलपुर में किया है, जैश के कैंप पे, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है। ये तो जैसे कहते हैं ना, देर से आए दुरुस्त आए, कि जब हमला हुआ था हमारे पार्लियामेंट पे ईयर 2000 पे, उसके बाद मुंबई पे अटैक्स में, हमने कुछ नहीं किया। और ऐसे ही होता जा रहा है कि भाई वो अटैक करते रहते हैं, अपने प्रॉक्सी वॉरियर्स जो हैं, इनके टेररिस्ट जो हैं, और हम समझते हैं कि भी यही रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि हम कुछ न करें। तो एक रेपुटेशन सा हो गया था हमारा कि भाई ये तो ऐसे ही हैं, लोग रिएक्ट नहीं करेंगे, इनको जितना मारना मारो, कुछ नहीं होता। तो उससे ये भी था कि भाई सालों से अब अगर आपने ऐसा रवैया अपनाया है, आपने कुछ किया नहीं है, तो फिर एक्सपेक्टेशंस भी वही होते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं करेंगे। तो इसका असर ये भी होता है कि पाकिस्तान पे, कि उनको कॉन्फिडेंस आ जाती है भाई कि हम इनके मिलिट्री इक्वल हैं या इनसे बढ़कर हैं। ये अलग बात है कि भाई पाकिस्तान एक इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री। हमारी जीडीपी छोड़िए, द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज़ लेस देन द मार्केट कैप ऑफ द रिलायंस कंपनी। तो अगर आप ऐसे एंटिटी से आप डर के, वो समझते हैं आप डर के रह रहे हो, आप कुछ करते नहीं हो, वो आपको थप्पड़ मार जाता, आप दूसरा गाल देते हैं उनको मारने के लिए, तो फिर यही होगा। अब ये जो पूरा सिलसिला है, इन्होंने बदल दिया है सिंदूर से। ये बदला ये है कि अब पाकिस्तान को अपनी औकात समझ आ रही है कि भाई या इनसे लड़ाई करने का नतीजा क्या होगा। तो ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमने भी सोचा था ये कुछ ऐसी वैसी बातें करेंगे, और जो हमारी प्रोग्राम है, जो कहते हैं, हमें तो नहीं पता, किसी को जाके मार दिया या किसी को कुछ कर दिया वहाँ पे, इसी पे हम समाधान उसी पे ले लेंगे। अब जो आपने मुरीद के और बाहवलपुर पे हमला किया है, मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं, ये उनको चेतावनी सिर्फ नहीं है, उनको ये भी अब इट्स अ सर्टेनिटी कि अब से अगर आपने कोई ऐसी टेररिस्ट हरकत की तो ये नतीजा यही होने वाला है। अगर आप लड़ाई पर आ जाए, देखें क्या होता है। आप इतने छोटे हैं, इतने हमसे कमज़ोर हैं, क्या करोगे? फिर भी आप अपना आसिम मुनीर मान लें, क्या क्या कुरान, गज़वाए हिंद और मान लें ऐसी वैसी बातें करता रहता है। अब गज़वाए हिंद में कितना दम है, ये तो दम आसिम मुनीर दिखाने जा रहा था ना हमें। बातें करता है 16 अप्रैल को नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के ऑडियंस को, 22 को पहलगाम हो जाता। तो अब बहावलपुर मुरीद के तो हो गया, अब असद मसूद उसके लोगों को, परिवार को जो मर गए, मारे गए, और जैश उसको का सबक आ गया, उसको भी
समझ गया कितना पर्सनली क्या होता है। वो कहता हमें मार देते, जो कह रहा था टीवी के सामने कि भाई हमें मार दो, इनको सबको क्यों मारा है। ये सबक सिखाने के लिए, अगर तुम होते तुम्हें ये मार देते, ऐसे कोई हमें कुछ ये नहीं है, पर तुम समझ जाओ, संभल जाओ, है ना, संभल भी जाओ कि अब जो कुछ करोगे हम तुम्हारे, तुम्हें यही होगा कि देयर बी कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम डेटरेंस क्रिएट कर पाएंगे इसमें? देखिए डिटरेंस की बात कहाँ आ गई है, वेयर इज द डिटरेंस? क्योंकि जैसे हमने आपने सर्जिकल कहा कि इतना हमें हमें अपने आप पे हमारी साइज और हमारी पावर का हमें अपने आप अंदाज नहीं है, हमारी मीडिया को नहीं है, ना कोई सरकार में लोगों को है। हम कब से कह रहे, आपसे भी हमने कितने बार कहा है, ये बहुत बड़ा मुल्क है। अगर आप अपना बोलना चालना, अपनी पॉलिसी एक छोटा सा मुल्क का आप बना लेते हो, तो लोग क्या सोचेंगे? सोचेंगे ये तो छोटा ही मुल्क है। अगर आपने 70 साल तक पाकिस्तान का मुकाबला किया है, तो नतीजा तो यही होना था ना जो हुआ है। यानी कि 70 साल से पाकिस्तान कह रहा है ये तो हमीने मार देंगे, ये क्या बड़ी चाहत है, ये लोग हैं लाले चलाते हैं, इन्हें कुछ ऐसे मार देंगे, हिंदू हैं, ये है वो, जो कुछ बोलते हैं वो। तो हमारा अगर मुकाबला पहले से ही चाइना से होता तो उनकी ज़रूरत होती, पाकिस्तान की आर्मी की कोई जनरल उनके हैं, उनकी ज़रूरत होती कि ऐसे हमसे बर्ताव करें? नहीं ना। समझ आते यार ये तो चीन से आग दिखा रहे, तो हमें तो ऐसे ही कुचल देंगे। अब पहले बार उनको समझ आ रहा है कि भाई बहुत कुछ बदल गया है। पर फिर भी ये जो अटैक, मतलब जिस तरीके से इनका रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स देखिए, एक तो है ना, आप 70 साल से आपकी उनकी आर्मी वहाँ पे जोर दबा के बैठी हुई है, वो अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, वो अपनी पूरी कंट्री चलाते हैं जैसी उनकी मर्जी। तो इस सिचुएशन में अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर उनके लिए तो आप मुसीबत खड़ा कर रहे हैं ना। हमारे लिए यही अच्छा है कि हम वीक हैं, इनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन दे दें कि ठीक है भाई, आप यहाँ वहाँ कुछ ड्रोन वोन अटैक करना कर लो, उस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। पर अगर आपने हमारे मिलिट्री या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बड़ी कोई प्रोजेक्ट्स पे आपने टारगेट निशाना लगाया, फिर देखिए क्या होता है। तो ये जो रात में, जैसे कल रात में भी किया और परसों रात में भी कोशिश की, और हमारा जो एयर डिफेंस था उसने सारा बचा लिया, तो कल तो हमने रिस्पॉन्ड किया ड्रोन अटैक्स करके। आज अब ऐसा कुछ रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं है, हो सकता आए, बट आपको ये किस तरीके से प्ले आउट होता लग रहा है अगले 3-4 दिन में, या लंबा खींचेगा या क्या, मतलब आप किस तरीके से इसको देख पा रहे हैं? हमने तो कह दिया, हमारे मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है और गवर्नमेंट स्पोक्समैन भी यही कह रहे हैं कि भाई हमने जो अटैक किया था वो मुरीद के, बहावलपुर, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के, उनके मदरसे, उनके सेमिनरी, उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड, वहाँ पे उन पे हमने हमला किया, ना कि लोगों पे। अगर हम दिन में करते तो लोग भी मारे जाते, हमने वो भी नहीं किया। हमने ये बताने के लिए कहा कि भाई हम अब जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते आप अब से। समझना है तो समझ जाओ, नहीं समझना है तो फिर ठीक है, देखें। तो मुझे लगता है अब वो समझ आ गई है। तो आप कह रहे हैं होगा क्या अभी? तो अब ये मामूली ये ड्रोन वोन अटैक वो करते रहेंगे, थोड़ा ठीक है, वो तसल्ली उनको हो जाएगी, भी वो बता देंगे अपने लोगों को, देखो हमने भी मारा है। अब आपने पार्लियामेंट में सुना अभी जो कुछ हो रहा है, अब जाके सुनिए, वो कोई हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और हम कैसे ये और वो अपनी बातें करते हैं ना, अल्लाह वल्लाह की वो करते हैं कि भाई हम मुजाहिद हैं और हम गाजी हैं और माने क्या क्या हैं, तो कुछ हमें करना चाहिए। हमारा ये शहबाज शरीफ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। तो उन पे भी प्रेशर है ना, पब्लिक प्रेशर तो है ही। हम यहाँ मारे जा रहे हैं, उनको कुछ हम कुछ कार्रवाई उनकी तरफ से तो कुछ हो नहीं रही है। तो
उनकी सरकार, उनकी आर्मी अब बहुत ही शैलवी से एक डायलेमा में है। डायलेमा इस तरह का है कि भाई देखिए, हमने तो कह दिया, हमने नॉन मिलिट्री, नॉन सिविलियन टारगेट्स किए। हमने बताया कौन से टारगेट, टेररिस्ट टारगेट्स किए। इसके बाहर आप जाओगे तो हमसे फिर से कार्रवाई होगी। अब उनकी देखिए हालत क्या है, वो किसको टारगेट करें भी तो। हमने तो उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या फैसिलिटीज या उनके एयर बेसेस या नेवल डॉक या हमने कुछ अभी तक तो नहीं किया। तो वो क्या केस बनाएंगे वो एस्केलेट करने के लिए। अगर इससे आगे होगा तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो नतीजा अल्टीमेटली तो उनके लिए खराब है ना। किसी हालत में, किसी सूरत में उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो था, 65 में यूनाइटेड नेशन में गया था और कह रहा था हम 1000 साल हिंदू इंडिया से लड़ेंगे। अरे भाई ठीक है, आप अभी लड़ लो, लड़ना ही है। वो नहीं पता है ना, ये बोलने की बात है, रेटरिक है। तो अब कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो उनके बलबूते पे होगा। यानी कि अगर आसिम मुनीर ने कुछ ऐसी कैसी हरकत की और फिर हम उस पर जवाब देंगे, ये सबने कहा, यहाँ पे राजनाथ सिंह ने कहा है, सबने कहा, तो फिर वही होगा। उनके पास टारगेट ही नहीं है कोई, किसको मारे। यहाँ तो हमारे टेररिस्ट तो है नहीं। अगर वो कहते हैं बलोच हो तो बलोचिस्तान में है, वैसे मार रहे हैं उनको, उनकी लड़ाई हो रही है, मार नहीं रहे, वो तो मार खा रहे हैं। परसों या 2 दिन पहले 8 लोग उनके पाकिस्तानी ऑन वीडियो है। हाँ, 8 लोगों को मारे, छोटी चीज़ नहीं है। वो कहते हैं, हम सुन रहे थे ये पाकिस्तानी पार्लियामेंट में कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड आर्मी, इट्स नो गो जोन, यानी कि वहाँ अंदर ही नहीं जा सकते, जाओगे तो मारे जाओगे। ये हालत है उनकी। तो किसको टारगेट करेंगे। वो कह रहे हैं कि बलोच क्या, ओके, तो बलोच हमारे यहाँ दिल्ली में तो है नहीं, या कोई देवबंद में तो है नहीं। तो अभी जो 2 ओपिनियन निकल के आ रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो इस तरीके की बातें इनमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, जो इंटरेस्ट लेते हैं कम से कम, एक तो वो तबका है जो कह रहा है अब डी एस्केलेट कर दो, भारत को बोल रहे हैं जो भारत में लोग हैं। एक कह रहा है ये सुनहरा मौका है, अभी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटोरियल गेन्स हमको करने चाहिए, ताकि जो एक कोस्ट है, हर बार ऐसा इनको डर लगे कि अगर हम फिर से ऐसा कुछ करेंगे देन वी विल लूज समथिंग कंक्रीट, टेरिटरी लूज करेंगे। तो आपका क्या आइडिया है कि इस अपॉर्चुनिटी को हमको यूज करना चाहिए टू पनिश पाकिस्तान इन कंक्रीट टर्म्स, या फिर मतलब हमको भी डी एस्केलेट करने की जो और लोग बोल रहे हैं कोशिश करनी चाहिए? हमने इंडस वाटर ट्रीटी अबियंस में रखा है, यानी कि हमने तोड़ा नहीं है, एब्रोगेट नहीं किया। हम कह रहे हैं कि साइड पे रख रहे हैं, हम सोच रहे हैं। हमने आपसे कहा कि रीनिगोशिएट करो, आप नहीं कर रहे हैं, तो हम सोचेंगे क्या करेंगे। इसे कहते हैं अबियंस, सेट इट साइड। तो उस पे इनकी कार्रवाई ये थी कि वो कह रहे कि भाई शिमला अकॉर्ड हम नहीं मान रहे, हमने सस्पेंड कर दिया। तो हम कह रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी तो उन्होंने हमें दी है ना। अगर वो कह रहे हैं कि वो पूरा अग्रीमेंट हम नहीं मानते, तो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, या चाहे तो आप कैपिटलाइज कर लें। हम उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि अगर आप करना चाहते तो बहुत अच्छा मौका। तो क्या और देखिए हाजीपीर सैलिएंट एक इट्स अ वेरी डूएबल थिंग मिलिट्री वाइज। जैसे हमने बताया, इसे समझिए हाजीपीर सैलिएंट ही है, तीनों तरफ हमारी सेना है। देखिए इसका मतलब क्या है, आप इनको दबोच सकते हैं। उरी यहाँ है, पूंछ यहाँ है, स्पेशल फोर्सेस काट दो यहाँ पे, जो अंदर है अंदर ही मारे जाएंगे, एनसर्कल हो गए ना। और वहां से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहीं से पूरा इन्फिल्ट्रेशन होता है।
इन्फिल्ट्रेशन बंद, कोई दिमाग लगाता है कि भाई मिलिट्री ऑपरेशंस क्या कर रहा है, ये सबसे इजी है। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो आपने सेकंड बोला है स्कर्दू का, स्टार्ट हुआ। क्या उसका किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए, उसमें क्योंकि सर मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि और किसी भी, चाहे आप मिलिट्री जनरल्स जो रिटायर्ड हो चुके हैं या और भी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में जो लोग हैं, किसी ने भी इस तरीके की पिन पॉइंट चीजें नहीं बताई है कि ऐसा हमने करना चाहिए। सब लोग बोल रहे हैं अच्छा पीओके में घुस जाओ, पीओके में क्या करोगे, उतनी जो पॉपुलेशन है उनका क्या करोगे, कोई कह रहा है लाहौर ले लो, मतलब इस तरीके की हवाई बातें हो रही हैं। बट आपने दो स्पेसिफिक मिलिट्री टारगेट्स बताए, डूएबल टारगेट्स। स्कार्डू इज द हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान आर्मी, हेडक्वार्टर्स नॉर्दर्न कमांड, नॉर्दर्न एरियाज कमांड पाकिस्तान आर्मी। तो वहीं पे नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो कारगिल में जिन्होंने हमला किया था वो वहाँ के हैं, स्कार्डू के माउंटेन लाइट इन्फेंट्री। क्या वो एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है जहाँ पे चाइना का भी एंगल बनेगा? देखिए, चाइना से ऐसे घबराते हैं हम लोग, चाइना को हवा बना रखा हम लोगों ने। चाइना क्या चीज़ है? अगर उनकी मिलिट्री आती है, शख्सगाम वैली में जो अयूब खान ने ज़ुवेनलाई को दिया था 63 एग्रीमेंट के उस पे, तो उससे बनता है अगर हमने स्कार्डू ले लिया तो पूरा हमारा रैशनलाइज हो जाता, बॉर्डर एकदम मिल जाता है सियाचिन ग्लेशियर से, फिर तो इनका पूरा काम तमाम हो जाएगा, फिर ख़त्म, और उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। नॉर्दर्न एरियाज में, गिलगित बाल्टिस्तान में जो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है डैम्स में और इतना सारा जो मतलब इनका एनर्जी के लिए वो भी जाता है, तेल वेल भी जाता है अब तो क्या वो शिनजियांग में, तो क्या उससे मतलब चाइना स्पूक्ड नहीं होगा? कि नहीं होगा, पर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए भी मिलिट्री किस बलबूते पे, किसी भी कंट्री की मिलिट्री जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट पे चलती है। अगर आप सोल्जर्स आप कहीं अपने जवान ववान खड़ा करते हो, कोई पोस्ट आपने ओपन कर दी है, आपने कोई लाइन आपने अपने सिपाहियों को लगा दिया है, उनको खाना पीना देना चाहिए ना, उनको एम्यूनिशन चाहिए, गोला बारूद, उनके लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए ना, जो कुछ है। इसे लॉजिस्टिक सिस्टम कहते हैं। चाइना कहाँ से लाएगा? वहाँ से पूरा उनकी बस की बात नहीं है। हाँ, 1 2 3 हफ्ते वो कर सकती है। नहीं, जैसे आपने कहा कि चाइना से हम इतना डरते क्यों हैं, क्या आपको लगता है कि वो एक डर फालतू का बना हुआ है लीडरशिप में भी? वो तो बिल्कुल ही है, वो साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं, वो डैमेज इतना हुआ है 62 से, बल्कि पूरे 62 वॉर में आपको पता है कितने डिविजन्स थे जो एक्चुअली ऑपरेशंस में थे? नॉट इवन 2 डिविजन्स। तो पूरी सेना किस वजह से प्रेशर में आ रही है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, ये हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, हार गए हम, बुरी तरह हार गए, पर ऐसी हालत 60 साल बाद आपके पांव कांपने लग जाते हैं, ये क्या बात हुई? सर, अभी कुछ लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि अगर हमारी पूरी युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ, तो क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो चुका है एक दूसरे के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, उनके लोग जुड़े हुए हैं और उनके साथ आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की मिसाइल्स वगैरह, सिस्टम्स वगैरह सब इंटीग्रेटेड एक तरीके से हो रहा है। तो कई लोग बोल रहे हैं कि अगर युद्ध होता है तो चाइना भी प्रेशर डालेगा और वो भी कुछ लद्दाख में कर सकता है, जबकि हिस्ट्री जो है अभी तक जब भी हमारे यहाँ युद्ध हुआ है कभी चाइना ने बीच में आने की कोशिश नहीं की। तो आपको लगता है ये गलत असेसमेंट है? चीन किसी और की लड़ाई नहीं लड़ता, ये समझ जाए आप, कभी भी नहीं लड़ता, कितने भी करीबी दोस्त हो, आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो आपको प्रोत्साहन करेगा, अच्छा भाई डू वेल, एंड मॉरल सपोर्ट देगा। मॉरल सपोर्ट से क्या होता है? ठीक है, एम्यूनिशन ये सब देगा आपको, हथियार देगा, लड़ाई तो आपको करनी पड़ेगी ना, वो थोड़ी ना करेंगे आपके लिए। मतलब वो फ्रंट नहीं खोलने वाले? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो तो ऐसे ही यहाँ पे जब 62 में हुआ था, 65 में
पाकिस्तान, उनने मोर्चा वहाँ खोलने की यहाँ बात हो रही थी। तो हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से थे शतु लिमय उनका नाम था, महाराष्ट्र के थे मुझे लगता। तो चाइनीज ने कहा कि हमारे भेड़ बकरी इन्होंने चोरी कर, ये इंडियंस ने, तो उसके लिए हम हमला करेंगे। तो दूसरे दिन लेमे साहब वहाँ पहुँच गए चाइनीज एम्बेसी के दूतावास के बाहर, भेड़ बकरी लेके लिए सच में हुआ था ये क्या हो गया भाई? तो ऐसे इसे कहते हैं जवाब देना। बकबक मत करिए, ये भेड़ बकरी ले लीजिए। बेवकूफ नहीं है चाइनीज, दे वेरी स्ट्रेटेजिक माइंड। वो देखते हैं कि भाई ये पाकिस्तान वैसे ही हमारे लिए गले में क्या कहते हैं वो फांसी का होता है ना, वो वैसा पड़ा हुआ है हमारे गले में। हम ना इनको छोड़ सकते हैं ना बाहर जा सकते हैं। इतना पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, सीपैक के थ्रू भी कुछ है ही नहीं। वो बलूचिस्तान वहाँ जाके मार देते हैं। वो चाइनीज की ऐसी Z+ सिक्योरिटी है उनकी, फिर भी दे नॉट सेफ, फिर भी डर डर के रहते हो अपने हॉस्टल में। इतनी जैसे कि कोई क्लिंटन आ रहा है वहाँ पे, ऐसी सिक्योरिटी मिलती है उनको पाकिस्तान आर्मी की। और जिस तरीके से अमेरिकन का रिस्पॉन्स आया उसको आप किस तरीके से देखते हो? They're not interested। हाँ एग्जैक्टली, मतलब ये पहली बार हो रहा है शायद ऐसा। रूबियो ने डांटा है पाकिस्तान को, आप टेररिस्ट को आप सपोर्ट ना करें। तो ये इनकी और बुरी हालत, अब वो कह रहे कि ये हमें आके मार रहे हैं, कुछ करो। कह रहे वो उनको डांट पिट रही है कि तुम क्यों टेररिस्ट को सपोर्ट करते हो। तो ना यहाँ हेल्प मिल रहा है ना वहाँ हेल्प मिल रहा है, तो वहाँ आगे भारत खड़ी है। क्या करेंगे? तो एक कहीं ना कहीं कि वो भी तो है ना, मौका भी तो है, क्योंकि हर बार जब भी कुछ होता था पाकिस्तान भारत में तो यूएस कहीं ना कहीं बीच में आ जाता, नहीं चुप हो जाओ। हाँ, तो ये तो आप खुला मैदान है कि भाई हम करो। तो कह रहे हैं अब जो अपॉर्चुनिटीज ऐसे मिलती नहीं है। हाँ, ये बहुत हिस्टोरिक है, क्योंकि आपको पता नहीं 5 साल के बाद इस टाइप की सिचुएशन होगी या नहीं होगी। नहीं हो, आई मीन उसके लिए हम रुक नहीं सकते ना। जो अगर 5 साल 10 साल 15 साल बाद कुछ हो जाए तो फिर जब वो मौका आएगा फिर से आप गवा बैठेंगे, कुछ और एक्सक्यूज होगा। क्योंकि क्या पता डोमेस्टिक चेंज हो जाए, क्या पता इंटरनेशनल सीन चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। और जिस तरीके से इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, अभी तो बोल रहे हैं कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी लेगा पाकिस्तान, और ये सब 5th जनरेशन ले आए, चाइना से 6th जनरेशन ले आए, ऐसे कुछ नहीं होता। हाँ, पूरी एयरक्राफ्ट आपकी ऑब्सोलीट हो रही है। हाँ, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा है कि इस युद्ध में, जैसे हमने 2019 में बालाकोट में देखा था कि इस बार तो रिस्क ही नहीं लिया कि भाई क्या पता कब मतलब प्लेन इधर उधर गिर जाए, तो उसको ऑप्शन ही को एयरप्लेन ही यूज नहीं हो रहे हैं इसमें, नहीं हो रहे ना। तो वैसा आगे का वॉरफेयर वैसे ही होगा। ड्रोन्स वही कब से हम लिखे जा रहे हैं। हम 10th फाइनेंस कमीशन में एडवाइजर थे डिफेंस एक्सपेंडिचर की। फाइनेंस कमीशन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ऐसी वैसी सरकारी बॉडी नहीं है। तो पहली बार केसी पंत थे चेयरमैन, उन्होंने हमें ले आए थे हम वो कि भाई इनको ये पता करो क्या है हमारी डिफेंस बजट कैसे इस्तेमाल होती है। तो हमारा कंक्लूजन था कि भाई आप इनको कितने भी पैसे दें ये मिसयूज करेंगे, तो यही अच्छा है उनको ज़्यादा मत दें, ऐसे मिसयूज होगा। वैसे तो ऐसी ये बात ठीक है कि कहीं और भी मिसयूज हो रहा है। इनकी स्ट्रेटेजिक सोच नहीं है, पुरानी इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब वो ज़माना गया। अब अगर आप मोदी जी कह रहे हैं कि द एरा ऑफ वॉर इज ओवर, अब क्या हो रहा है? वही कह रहे थे ना, जाके हम कह रहे थे यूक्रेन को भाई वॉर इज ओवर, पुतिन को कह रहे एज ऑफ वॉर इज ओवर, गाजा को कहने वॉर कम्स एंड बाइट्स यू इन योर ऐश। क्या करेंगे आप? तब से हम कह रहे हैं कि भाई ये ऐसी बातें मत किया कीजिए। वॉर इज नेवर ओवर, वॉर इज एन एसेंशियल मीन्स ऑफ स्टेट क्राफ्ट। अगर आप कहने लगे कि भाई वॉर ही कुछ नहीं है तो मिलिट्री क्या अहमियत क्या है? फिर अगर वॉर ही नहीं चाहिए, अगर है ही नहीं, होंगे नहीं, तो आप मिलिट्री सेव करिए ना, पैसे सेव करिए। कर तो रहे हैं, 1.9% ऑफ जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं, जो कम होते होते पहले 2.5% था, 1.9 आ गया। तो पैसे तो बचा ही रहे हैं, कहीं और यूज हो रहे हैं, मिस यूज हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है।
तो बट मुझे लगता है जो कुछ अगर 1.9% भी है तो ये बेहतर यूज हो सकता है। हम किस में पैसे डाल रहे हैं? रफाल में डाल रहे हैं। रफाल क्या चीज़ है? 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन क्या है? हमारी तेजस है। अगर पैसे डालने ही थे आपको, तेजस में क्यों नहीं डाला आपने? सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज डिज़ाइन। और जो कोई किसी ने भी जो फ्लाई किया है तेजस, कहते यार क्या चीज़ है। एक इजरायली पायलट कह रहा था, हमने सुना है कि अगर हमारे पास ये होता तो हमारी और कोई ज़रूरत नहीं थी। इजराइल ने बहुत कुछ बनाया है, एयरक्राफ्ट नहीं बनाया, डिज़ाइन नहीं किया। एयरक्राफ्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप कंपोनेंट्स कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, इससे कुछ उसमें कुछ ज़्यादा नहीं। आपकी डिज़ाइन हो। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हो इसमें जो हमारा ट्रेडिशनल व्यू रहा है कि 42 स्क्वाड्रन चाहिए 2 फ्रंट वॉर के लिए, इतना चाहिए, वो अब ऑब्सोलीट हो गया है। बिल्कुल ही हम कह रहे हैं हम हमारे तो ये चौधरी वौधरी और ये इनसे तो ऐसे ही झगड़ा होता रह रहा है, 20-25 साल से हो रहा है झगड़ा हमारा। ये हमारी दिक्कत एयरफोर्स से यही है कि ये अपने समय के मुताबिक, टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के मुताबिक नहीं चलते। वही पुरानी आदत उनकी, सब फाइटर पायलट, वही फाइट पर मारो गोली। यार ये एज ऑफ वॉरफेयर प्राइम मिनिस्टर कह रहा जा रहा है, द एज ऑफ वॉरफेयर इज नॉट ओवर, द एज ऑफ द ओल्ड टेक्नोलॉजी वॉरफेयर इज ओवर। तो कहीं ना कहीं डिबेट जो हो रहा है कि मैन पावर वर्सेस टेक्नोलॉजी, उसकी बजाय ओल्ड टेक्नोलॉजी वर्सेस न्यू टेक्नोलॉजी, यहाँ पे है मेन प्रॉब्लम। बिल्कुल। एंड द न्यू टेक्नोलॉजी इज मोर इकोनॉमिकल, एग्जैक्टली, मोर लीथल, मोर एक्यूरेट। तो भाई पायलट्स का क्या होगा जो वर्दी पहने बैठे हैं, एयर मार्शल वगैरह? दिक्कत तो यूएस एयरफोर्स में यही है ना। जो ड्रोन चलाते हैं वो तो नेवाडा में बैठे हुए हैं, ड्रोन चलाते हैं अफगानिस्तान में, लॉन्च होता है एयरक्राफ्ट कैरियर से ड्रोन, नेवाडा से कंट्रोल हो रहा है। देखिए क्या चीज़ है। अब हमारे पायलट्स भी वैसे होंगे ना। आप कुर्सी पे बैठ के पायलटिंग कर रहे हो, दिल्ली में पायलट कर रहे हो, श्रीलंका पे आपकी ड्रोन उड़ रहे हैं। ये ज़माना है, क्यों नहीं समझ पा रहे हम लोग ये। अच्छा सर, इसमें लास्ट में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम किया है, और बहुत लोग S-400 की बात कर रहे हैं, बट इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि यूज़ नहीं हुआ है, और जो हमारे इंडिजिनियस सिस्टम्स थे वो बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म कर रहे हैं। तो और सर एक बहुत बड़ी बात है कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं वो अब कह रहे हैं कि नाउ मेक इन इंडिया हैज अ डिफरेंट थिंग और मीनिंग फॉर अस। अब हम इसको कुछ करना चाहिए हमको एज अ कंट्रीब्यूशन। वही तो ना, ये मोदी जी को समझ नहीं आ रहा। आई एम सॉरी टू से, ये आप कहते जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। अरे भाई आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं लोग? इनका समझिए, ये जो एडवाइस कर रहे हैं मोदी जी को, या मोदी जी की समझ में उन्हीं को पता नहीं। एडवाइस ये हो रहा है कि भाई आप बाहर की चीज़ें ले आओ, जो अभी यहाँ पे डिफेंस पब्लिक सेक्टर करती थी वो असेंबल करो, स्क्रू ड्राइवरिंग, किसी और की डिज़ाइन, किसी और का प्लेटफॉर्म यहाँ आके स्क्रू ड्राइवर करो, लगा दो, आपको उस पर लेबल लगा दो मेड इन इंडिया। ऐसे थोड़ी ना बनता है। तेजस का ये इम्पोर्टेंस ये है कि आपका डिज़ाइन है। हमारी पहले HF-24 मारूत, हमारा डिज़ाइन, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, इट वाज द फर्स्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट मेड outside of North America and Europe. India was the first. 1961 में उड़ा है सुपरसोनिक। एयरफोर्स ने मार के खत्म कर दिया उसको। किसने बनाया था? डॉक्टर कूट टांक। कौन थे कूट टांक? जर्मन हिटलर के लुफ्टवाफा, उनकी जर्मन एयरफोर्स, बहुत ही बढ़िया एयरफोर्स। उनके 2 कंपनियां होती थी, मेशरश्मिट, फॉक्के-वुल्फ। ये फॉक्के-वुल्फ के मेन डिज़ाइनर थे। ये देखिए कमाल की चीज़ है। हम तो इतनी, हमारी एयरफोर्स से इंपोर्ट करो, ये चाहिए इंपोर्ट, हमें इंपोर्ट चाहिए, हमें तेजस नहीं अच्छा लगता है, मारूत अच्छा नहीं लगता, इंपोर्ट ख़त्म कर दिया हमें, यहाँ की इंडस्ट्री, हमारी टैलेंट को।
एक पीसी लाल था, एयरफोर्स का आदमी था, इतना उसका नाम लेने से मुझे गुस्सा आता है। He single-handedly killed the Marut Mark II. It was called HF-72. और लिया क्या हमने? जैगवार, इंग्लैंड से। जगजीवन राम ने कमीशन बनाए तो पैसे ले लिए। तब से ये सिलसिला आ रहा है, पैसों का, कमीशंस का, सब में ऐसे ही है ना। हालत तब से बिगाड़ा हुआ है। इतने पैसे हैं, आप क्या समझते हैं कि हमारी सर्विसेज, जो मिलिट्री सर्विसेज, उनको तो लीड में होना चाहिए कि आत्म भारत, हाँ हम अपना लेंगे, हम अपना चलाएंगे, जो कुछ है हम इसे अच्छा करेंगे, तेजस को। ये उनका एटीट्यूड हुआ है। एटीट्यूड तो भाई हमें तो बस जो बनाया अच्छा है वही ला दो। यूरोप का तो बहुत ही बेहतर। क्यों? पेरिस जाने को मिलता है हर 3 महीने। वहाँ देखिए क्या उनकी खिदमत होती है वहाँ पे। तो एक अभी ये सब चीजें हैं। अब बेसिकली स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जैसे आपने अपनी बुक में भी बहुत ब्रिलियंटली एक्सप्लेन किया है, बट मैं चाहूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा ब्रीफली एक बार फिर से बता दें कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है। ये जो अभी वाले स्ट्रक्चर हैं, हेल, डीआरडीओ, इनसे नहीं होने वाला है ये। तो कैसे मतलब इसको प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके कैसे हम मतलब सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं, हर चीज देखिए, हम हर चीज बना सकते, हर चीज। एक चीज नहीं है जो आप सोच सकते जो हम नहीं बना सकते। अब देखिए, स्पेस जो कहते हैं कि बहुत एडवांस है, जो हमारे छोटे छोटे मोटे कंपनीज हैं, देखिए स्पेस में सबसे ऊपर आ रहे हैं। उनको इसरो ने एक लॉन्च पैड दिया है, आपको पता है ना? बिल्कुल, प्राइवेटाइजेशन, उनके प्राइवेट लॉन्चेस के लिए स्टार्टअप्स आ गए हैं हम स्पेस यहाँ में। पे इसरो 25-30 लॉन्च करते हैं हर साल। इलॉन मस्क हर हफ्ते 2 छोड़ता है। क्या बातें कर रहे हैं आप? कौन सी बड़ी बात है? आपके पास सब कुछ है। अब तो न्यूक्लियर में भी आगे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सब कुछ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए, अच्छा, हमारी जो आप कह रहे हैं, एक तो हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। ये किसने कहा था? किसने लिखा था? लेफ्टिनेंट जनरल प्रमिंदर सिंह भगत। प्रमिंदर सिंह भगत कौन थे? फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के। बहुत ही बढ़िया आदमी। मैनेकशॉ के बाद वो आर्मी चीफ बनने वाले थे। अगर वो बन जाते, हमारी हालत कुछ और हो जाती। इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया। क्यों? उनको डर था कि ये तो बहुत पॉपुलर है यार, एक तो बहादुर है, एक हीरो है। विक्टोरिया क्रॉस आम आदमी को तो देते नहीं है ना, विक्टोरिया क्रॉस, जाके हमारे परमवीर चक्र जैसे ऐसे वैसे मामूली सा ब्रेवरी एक्ट को नहीं देते। तो एरिट्रियन कैंपेन में उसको विक्टोरिया क्रॉस मिला। तो वो तब कह रहे, उन्होंने लिखा 72 में, उनकी बुक पढ़िए आप, द स्वॉर्ड एंड द शील्ड। उसमें उन्होंने लिखा कि हम क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को। 72 की बात कर रहे हैं वो लोग। अब देखिए क्या हम कहाँ से कहाँ आ गए। पर हमारी सरकार के भरोसा अभी तक इन पे नहीं है। यही DPSU, मसगांव डॉग्स, HAL, मान ली क्या क्या ये बेकार की, आप जाएं वहाँ, उनकी इतनी वर्किंग ईथॉस इतना खराब है। हमने सब देखा। कोई सिगरेट पी रहा, पान थू कर रहा है, यहाँ पे यूजुअल स्टफ। आप प्राइवेट इंडस्ट्री जाके देखिए, LNT जाके देखिए, आधा देश तो वही बना रहे हैं। एक मोमेंट नहीं रहता जहाँ पे आप फ्री हो। कुछ ना कुछ आपको क्वालिटी कंट्रोल ऐसे सख्त होता है। क्यों? उनको प्रॉफिट बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि लापरवाही की कि वो भी चल जाएगा, सब चलता है। हम वही कह रहे थे कि हमारी जैगवार जो बनती थी स्क्रू ड्राइवर करके HAL में, जब बाहर आती थी असेंबली लाइन से, गैस पाइपलाइन से लीक होती थी। पता है कितनी डेंजरस है वो? अभी असेंबली लाइन से नहीं आ रही है गैस लीक। ये हमारे HAL की एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एज ए मैन्युफैक्चरर।
यू आर पुटिंग योर पायलट्स इन डेंजर। अगर बाहर आते आते आपकी गैस लाइन आपने ठीक नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं? और कुछ करना भी नहीं, आपकी डिज़ाइन तो है नहीं, आपने यहाँ से लगा दिया, अभी कहाँ स्क्रू ड्राइवर करना, ये करा दिया, वो वहाँ पे विंग लगा दिया, वो स्क्रू ड्राइवर कर दिया, वो तो हम भी कर सकते हैं। सब स्क्रू ड्राइवरिंग में ये स्पेशलिस्ट हैं कि अच्छा काम करो, इनकी बस की बात नहीं है। कूट टाक ने किसको सिखा? उन्होंने पूरा इंडियन टीम को डिज़ाइन एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने के लिए उनको सिखाया। सबसे अव्वल नंबर के उनके स्टूडेंट थे डॉक्टर राज महिंद्रा, जिन्होंने HF-72 डिज़ाइन किया। आप बेंगलोर गए कभी? जी। आपने देखा HF-24 को? जाके देखिए ज़रा। जिन्होंने वो पायलट किया, वो दौड़ाया HF-20, वो कहते हैं यार इतनी ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट थी। At 400 feet, the most stable aircraft, बिल्कुल dead reckoning। जैगवार ले आए, खत्म कर दिया उसको। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप इंसेंटिव नहीं देंगे, अगर आप जैसे DPSUs में है, इतनी उनकी लेबर यूनियन इतनी खराब है, तो वॉर हो या कुछ भी हो, अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो पूरा वहीं टूल बंद करके भाग जाएंगे। वहाँ वॉर हो रहा होगा, उनको कोई मतलब नहीं। वो आई है। अब हमारी दिक्कत है कि हम जागते इस समय है जब हमारी ये सिचुएशन होती है, इस टाइप की टेंशन्स होती हैं। अभी देखिए बाबा कल्याणी को बुला रहे हैं वो लोग। बाबा कल्याणी बाजी हमारे स्कूल के, वाज माय जूनियर इन स्कूल। अच्छा। कोई मिलिट्री स्कूल के हम बोल रहे हैं। बट उस टाइप के पैशनेट लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं बनाने के लिए। बिल्कुल। बाबा कल्याणी तो रोता है हाँ। यार। उसने 15-20 साल पहले हम आर्मी को क्या उन्होंने कहा या कुछ बताओ इनको, आई रोट अ थिंग, आई टॉक टू दी आर्मी डायरेक्टर, बहुत कुछ किया हमने। उसकी मेटलर्जी इतनी अच्छी है भारत फौज की। वो गन मेटल सिस्टम होता है ना, पूरा बैरल, सबसे इंपॉर्टेंट गन सिस्टम टैंक गन इज द बैरल। वाई? क्योंकि जब इंटेंस फायरिंग होती है, इतना गर्म हो जाता है वो स्टील, it becomes red hot from continuous fire, 155 millimeter 52 caliber, मारते जाते हो ना, वो इतना गर्म हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है वो। it tends to melt, इतना गर्म। और वो मेटलर्जी में खासियत है। अगर आपकी मेटलर्जी अच्छी है, it will never lose its shape। गर्म तो हो जाएगा, it will never lose its shape। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत रहता है उसमें। बाबा कल्याणी की वो है, सीख वी के ट्रायल एरर से बना के उसने बहुत कुछ किया। तो उन्होंने आर्मी को बताया, देखिए आप रशिया से इंपोर्ट करते हैं, हम आपको देंगे बैरल्स। तो नहीं यार, तुम कैसे बनाओगे, हम रशिया से हैं, ग्रेट कंट्री। ठीक है, उन्होंने कहा हम आपको फ्री दे रहे हैं, आप हमारी बैरल्स अपने टैंकों पे फ्री लगाइए, हम कुछ नहीं मांग रहे। ट्राई करके तो देखिए, वो भी नहीं इनसे बनता, वो भी नहीं किया, वो भी नहीं। हम कह रहे हैं फ्री दे रहे हैं आपको, फ्री लीजिए, ट्राई करने में क्या है, ऐसे क्या मुसीबत है आपको, ना आपको पैसा लगेगा, कुछ नहीं। ये हरकत है, ये बात है, ये कंडीशन है। पर ये जो आप बता रहे थे कि देखिए कैसे सुधारे, हाँ, मतलब अब हाँ, जो करना क्या चाहिए हमें, हमारे DRDO सिस्टम में करीबन 50 लेबोरेटरीज हैं, बहुत बढ़िया है, फैसिलिटीज बहुत ही बढ़िया है, हमने देखे हैं, बहुत ही बढ़िया, टॉप क्लास। CAD CAD-CAM सब है। CAD-CAM इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAM CAD-CAM इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर, सब कुछ है। तो हमने कहा सबसे आपके बिजनेस पूरी सेक्टर में कौन 2 कंपनीज हैं जो बिल्कुल ही टॉप हैं, सब इंडस्ट्रियली कॉम्प्रिहेंसिवली इंडस्ट्रियल बिजनेस हाउसेस। हमने कहा एक तो L&T है, लार्सन एंड टूब्रो, और एक है टाटास। ठीक है,
फिर है भारत फोर्ज बीच में है, गोदरेज एरोस्पेस है, महिंद्रा है, और बहुत सी चीज़ बहुत है। हमने कहा देखिए आप LNT के अंदर पहले तो आप अपना DPSUs, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, DRDO लेबोरेटरीज वगैरह आधे में बांट दीजिए, नियरली इक्वल कैपेबिलिटी वाइज, नियरली इक्वल बांट दीजिए, 2 बंटवारा कीजिए जस्ट कैपेबिलिटी वाइज कि भाई इसको इक्वल, नियर एब्सोल्यूट इक्वल तो नहीं होगा। और फिर आप LNT को कहिए लो आप ये मैनेज करें, आप जैसे रन करना चाहते हैं इसको रन करें, ये आपकी है, पर आपको हमारे रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ेंगी, हमारी मिलिट्री के पूरी रिक्वायरमेंट्स, गन हो या पेंसिल हो आपको बनाना है, वो तो दे विल हैप्पीली टेक इट। अच्छा, उनको ये फ्रीडम होगा कि भाई अगर हम LNT है, हम कहेंगे यार भारत फौज की मेटलर्जी अच्छा, भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, टाटा किसी और को पकड़ेगी कहे भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, वो ठीक है। किसी भी रिक्वायरमेंट हो वो बिड करेंगे दोनों हाउसेस, तो एक काइंड ऑफ डुओपोली नहीं, इट इज अ कंपटीशन, इट्स अ कंपटीशन। जैसे अमेरिका में क्या है, लॉकहीड है और बोइंग है, compete करते हैं। रशिया में क्या है, सुखोई, मिग, कंपीट होते हैं। इवन रशिया में जहाँ पे वो कम्युनिस्ट कहते हैं, हमने हमारी सिस्टम ऐसी थी, सोशलिस्ट सिस्टम, तो कंपीटिंग, ऑलवेज कंपीटिंग। तो यू बिड, तो हमने कहा कि द गवर्नमेंट विल नॉट कम इनटू द बिजनेस ऑफ, अगर बिडिंग हो गई एक बार, आपने कहा भाई हमें गन सिस्टम चाहिए, ठीक है, आपको देते हैं 6 महीने की छूट जिसमें आप डिज़ाइन बनाएं, हमें आके प्रपोजल दें, जो करना है करने। हम कहेंगे चलिए, द गवर्नमेंट विल देन फंड यू टू द प्रोटोटाइप स्टेज, दोनों को फंड करेंगे इक्वली, 3,000 करोड़ आपको दे दिए, 3,000 करोड़ आपको दे, चलिए बनाइए। अच्छा, आप कहाँ से ले आएंगे टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे आप? पहले तो हमने कहा कि ऐसे सिस्टम बनाओ, इवैल्यूएशन सिस्टम, वेटेज ऐसे करो कि जिसमें ज़्यादा इंडिजिनस टेक्नोलॉजी होगी उसको आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, इंसेंटिवाइज वैसे करेंगे आप, ना कि आप खुद घुस जाओ। DRDO आपने डिवाइड कर दिए तो वहाँ की टैलेंट आ गई, और एक बार कॉर्पोरेटाइज हो गया, और एक बार प्राइवेट सेक्टर में जहाँ प्रॉफिट मायने रखती है, ये नहीं कि आप जाके पान खाओ, सिगरेट, वो सब नहीं चलेगा। And let them hire the best talent across the world. Talent from wherever they want. ये सरकार की, इट्स नॉट सरकार लुकआउट, आप जो जहाँ जाए ले आए, आपको लॉकहीड से मैनेजर ले आए, ये आपका आउटलुक है, हमसे कुछ नहीं लेना देना, हमें भाई हमारा मतलब है आप प्रोटोटाइप स्टेज क्या लाए रहे, बस। दोनों ने प्रोटोटाइप बना दिया सरकारी फिनेंसिंग पे, जब सिलेक्शन होता है तब वेटेज हम लगाएंगे कि भाई आपकी कितनी इंडिजिनस है, नॉट बाय वेट। हमारे जब यहाँ के लोग कहते हैं ना हम इंडिजिनस मेड इन इंडिया, उनको हमने पहले पूछा था, हम फाइनेंस कमीशन में थे, तो इज इट इंडिजिनस आपकी बाय वेट और वैल्यू? अगर आप बैटलशिप देखेंगे तो पूरा तो वेट ही है, तो वो कहेंगे साहब 80% 90% इज इंडिजिनस, बाय वैल्यू कितना है? पूरा का पूरा हल जो बनाते हो वॉरशिप में मासगांव में बनता है जहाँ का, उसकी वैल्यू वो 20% से भी कम है इंडिजिनस, उससे वो मार खा जाते हैं। अगर पूछा करो तो उसमें पता चल जाता है, इट्स जस्ट द रिवर्स। देखिए वैल्यू वाइज इट बिकम्स इम्पोर्ट 80% करो, 20% आप डाल दो। इस ऐसे हरकतों से ये चली हमारी DPSU। तो ये सब अब वेट करके अब डिसइंसेंटिवाइज कर दें, दो पूरे के पूरे कॉम्बाइंड डिफेंस कॉम्बाइंड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चर पूरा के पूरे दो फुल
compete करेंगे हर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर सबमरीन, जो चाहिए, स्पेस सैटेलाइट्स, एलियो सैटेलाइट्स, जो कुछ सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, सब। और सरकार आपको देखेगी बस। सरकार इज नो जॉब एक्सेप्ट टू जज कि भाई आपने बना दिया, अब क्या है, हाउ डू वी सिलेक्ट। और जो इधर नहीं बेच पाएगा कहीं और बेचो भाई। नहीं और बतेरे नहीं, देश और में। बेचो नहीं, हाँ स्टार्टिंग आउट यू कैन स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। हाँ उनको इंसेंटिव मिल जाता, अरे वाह भाई, इंसेंटिव क्यों नहीं है? ये हम नहीं कह रहे कि DPSUs नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर रहे? वो इंसेंटिव ही नहीं है। इट इज कॉस्ट प्लस, उनकी अकाउंटिंग है कॉस्ट प्लस। अगर आपको 10 रुपए लगते हैं कुछ चीज़ बनाने में, आप 2 और रुपए लगा देते हो प्रॉफिट के लिए, अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए। आप कहते हो सरकार को भाई हमें 12 रुपए चाहिए, उस बेसिस पे आपको मिल जाता है। अगर आप कहते हो कि भाई ये कॉस्ट प्लस नहीं होगा, भी देखिए, अगर ये 2 कंबाइंस आपने सेटअप कर दी, L&T टाटा कंबाइन इफ यू कॉल इट दैट, और एक गन सिस्टम है या कुछ बना दिया उन्होंने, दोनों compete कर दिया और दोनों इक्वली गुड, तो आप फिर आप compete करेंगे कि भाई डिलीवरी शेड्यूल्स में कौन अच्छा है। आपका क्या डिलीवरी शेड्यूल है? ये कहते हैं साहब हम विल गिव यू इन 13 months, तो हमें भी कुछ अंदाज़ा होना चाहिए ना। ये कोई ना कह दे कि भाई 6 महीने में हम कर देंगे, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ये फूलिश है फॉर यू। अगर अदर फेलो से नहीं हम 6 महीने में, कैसे करोगे? क्या जादू वादू करोगे? रीजनेबल। तो द आइडिया दैट्स हाउ यू क्रिएट कंपटीशन। एक बार लोग समझ जाते हैं भाई यहाँ गुजारा करना है तो फिर प्रॉफिटेबल बनना पड़ेगा, वो जब दिमाग में आ जाता है एक बार, प्रॉफिटेबिलिटी का जो अंदाज आ जाता है, तब उसके बाद तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। That's how you build ecosystem. सब कुछ, यू कैन बिल्ड एनीथिंग। L&T क्या नहीं बनाती है? पूरा आधे देश में डेवलपमेंट आपने वही करवा न्यूक्लियर रही है। पावर सबमरीन बनाती है L&T, और हम डीजल सबमरीन, हमने न्यूक्लियर पावर सबमरीन तो बना लिया अपना, और अब डीजल सबमरीन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। आप बताइए, ये हम इतने अमीर हो गए हैं क्या बात है? हम समझते थे नेवी बहुत कंपैरिजन में इट हैज द ब्राइटेस्ट ऑफिसर्स। अभी वो रफाल उन्होंने लिया। अब ये एयरफोर्स तो छोड़िए, हम तो उन पे से हमारा कॉन्फिडेंस उठ गया है, क्योंकि वो हर दफ़ा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। दैट्स व्हाट आई मीन बाय मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर 2-3 चीज़ें उसमें से एक सिलेक्ट करना है आपको, तो सबसे रॉन्ग है वो सिलेक्ट करेगी एयरफोर्स। यू कैन डिपेंड ऑन इट। आप आंख बंद करके, अच्छा भाई सबसे खराब कौन सा, वो एयरफोर्स होगी, वो एयरफोर्स ज़रूर सिलेक्ट करेगी। उनका वो पता नहीं क्या, उनका ये सब अलग सी चीज़ है ना, पेरिस ट्रिप्स, ये वो मज़े, ये सब वो आ जाता है उसमें। वो इंसेंटिव है सबके लिए, क्यों नहीं? अगर आपको पेरिस भेज दिया जाए हर 3 महीने, नहीं जाएंगे? नहीं सर, मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाओगे, ठीक है। अच्छा, आप तो मैं बड़े- बढ़िया वाली चुनूंगा। तेजस बेंगलोर चले जाएंगे। हाँ, तो आप जैसे तो है नहीं ना। नहीं, पर इस ऐसे लोग ऐसे हमें बनाना चाहिए, हम टू बी आत्मनिर्भर। ये सही मोदी जी- रास्ता है। हाँ, ये मोदी जी नहीं कर रहे। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं ये DPSUs ठीक है, हमारी पब्लिक सेक्टर ठीक है। अरे भाई, पब्लिक सेक्टर इतनी ठीक होती तो कुछ नहीं करते। अभी तक तो कुछ तो होता। इतने अब निर्भर हैं सब लोगों पे। ये आत्मनिर्भर की रेटोरिक कहाँ से आ जाती? राजनाथ सिंह कहते हैं हमने इतना एक्सपोर्ट किया, हमने 27,000 करोड़ एक्सपोर्ट किया। अरे भाई, क्या यही चीज़ें आप एक्सपोर्ट कर दिया? स्क्रू ड्राइव कर दिया, भेज दिया, किसी और की चीज़, किसी और की डिज़ाइन। आपने क्या किया है? क्या किया आपने? क्यों कहते हैं आप आत्मनिर्भर है? जब है ही नहीं आप आत्मनिर्भर इन लेबर। नहीं, ऐसे लेबर ही है वो, स्क्रू ड्राइव। बिल्कुल उसमें वैल्यू एडिशन तो कुछ है नहीं है ना। देखिए, अगर आप ठीक प्लान करते, ये भारत फौज को ले आते, बाबा कल्याणी का बहुत अच्छा लाइट गन सिस्टम है, जो हम अमेरिका से M4777 हाविट्सर लिया, लाइट यूटिलिटी हाविट्सर। बाबा कल्याणी का उससे बेहतर था। क्यों लिया हमने अमेरिका से?
कौन सी मजबूरी थी हमें, क्या था फैक्टर कि हमने उनसे लिया। और बाबा कल्याणी जो अपने पैसे डाल के, अपने इन्वेस्टमेंट करके, अपने स्किल सेट्स डेवलप करके यहाँ बनाया है, इज वर्ल्ड क्लास। आप उसको नहीं दे रहे। उनके लिए पता नहीं क्यों नहीं करते, उनके लिए तो अच्छा है। अगर भाई आपके पैसे बच रहे हैं, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा आपको, नहीं, तो ये आपका बात- बजट कहीं और लग सकता है। बात तो कितनी करा लो कि भाई इंपोर्ट कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो कर सकते हैं आप करते नहीं हो। बिल्कुल। हम कितने हमारे पास लोग आते रोते रोते, हमने बहुतों को मदद भी की है। एमएसएमई लेवल पे भी बहुत है। बिल्कुल वही उसी पे आ रहा था। एमएसएमई जो हैं, दे आर इन द एडवांस्ड वर्ल्ड। जर्मनी में, फ्रांस में, फ्रांस ने जर्मनी से कॉपी किया, उसे कहते हैं मिटेलस्टांड। मिटेलस्टांड का मतलब ये है कि एमएसएमई जर्मनी में, दे आर द टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स। छोटे छोटे कंपनीज हैं, वो मर्सिडीज बेंज या बॉश, ये बड़े कंपनीज के, उनके लिए टेक्नोलॉजी इनोवेट करते हैं। नहीं तो आपने कभी सुना ही नहीं होगा। वर्कशॉप छोटा उनका वो रहता है, आप जाए डुसेलडॉर्फ में या स्टुटगार्ट में, वो छोटा सा, मानिए क्या क्या बनाते हैं। इनोवेशन आप अगर इंसेंटिवाइज करें ना, यहाँ क्या टैलेंट नहीं है। बिल्कुल। आई होप सर कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से अभी रियलाइज हो रहा है लोगों को कि हमारे इंडिजिनस लोगों को रियलाइज हो रहा है। सरकार की रियलाइजेशन कुछ और बात है। हाँ, नहीं अभी बाबा कल्याणी को बुला रहे हैं, कुछ तो रियलाइजेशन होगा, या तो फिर वो अब देखिए, जब मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हाँ, वो वाली बात हो सकती है। महात्मा गांधी छोड़िए, वो तो कुछ और बात। वो तो बिल्कुल। बट द पॉइंट इज, आई थिंक स्विमिंग सीखना है तो आप, एक तो वो बोलते जाओ, पर आप कभी स्विमिंग पूल में घुसो ही नहीं, सिर्फ बातें करो। आत्मनिर्भर, हमें स्विमिंग करनी चाहिए, सब लोग स्विमिंग करेंगे, ये वो। अरे भाई पहले कूदो तो पानी में। स्विमिंग पूल भी बना दिया, पानी भी डाल दिया उसमें, पर अंदर नहीं जाओगे। और आप चाहते हो स्विमिंग चैंपियन बनना, कैसे होगा? आत्मनिर्भर तभी होगा जब यू एक्चुअली स्टार्ट गिविंग मनीज। ये फ्रांस हमें रगड़ रगड़ के पैसा हमसे वसूल कर रही है, क्यों? ये हमारी है, इज द प्रॉब्लम। कोई बेवकूफ़ आदमी है, वो हमें पैसा दे रहा है, और बेवकूफ़ी से और पैसा हमें मिलेगा, तो हम उसकी बेवकूफ़ी इनकरेज करेंगे ना। बिल्कुल। करेंगे या नहीं? फायदा उठाया जाएगा, फायदा उठाएगा मूर्ख आदमी का। तो अब ये देखिए इन्होंने क्या किया। हमारा तेजस मरीन जो एयरक्राफ्ट कैरियर का था, तैयार बैठा है, 26 तेजस मरीन ले लिया हमने। रफाल सॉरी, तेजस मरीन खड़ा हुआ यहाँ पे। कितने पैसे दे रहे हैं आप? 63,000 करोड़। 63,000 करोड़, ये बाप का पैसा। यहाँ कहते हैं सिविल एविएशन में, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, इंडिगो, एयर इंडिया 220, 250, 300 एयरप्लेन के ऑर्डर्स दे रहे हैं, बोइंग को या एयरबस को। हमें क्या करना चाहिए था? अगर इतने ऑर्डर्स दे रहे हैं हम, हमारे बलबूते पे आपकी इंडस्ट्री बन रही है, तो क्या करना चाहिए था? हमको कहना चाहिए था, हम 500 प्लेन आपसे लेंगे, सेट अप द गॉड डैम फैक्ट्री हियर, यहाँ पे लगाओ, हर नट बोल्ट से हर चीज यहाँ पे बनेगी। यार नहीं बनेगी, क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं ना। हमारी मिनिस्ट्री स्टोव पाइप्स में काम करती है, कंपार्टमेंटलाइज्ड। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, भाई हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, जैसे हम तो सॉवरेन है, हम जो मन मानी करेंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सरकार क्या कर रही है? सरकार को इस पर निगरानी नहीं रखनी चाहिए कि भाई अगर टेक्नोलॉजी लेनी है, प्रोडक्शन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हाई वैल्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, पैसे मिले लोगों को, कैसे करोगे? यहाँ एयरलाइन या एयरप्लेन प्रोडक्शन नहीं करा सकते?
आप कहोगे किसी, इसलिए हम कहते हैं चाइना वो हमारे बाप है, इतनी स्ट्रेटेजिक माइंड है उनकी। हमने ये लिखा है वही कि अगर हमें स्ट्रेटेजिक सोचने की क्षमता नहीं है, मान लीजिए हमें नहीं है, मान लो पहले क्या नहीं है, तो भी क्या करें? अगर आप में स्ट्रेटजी की क्षमता है ही नहीं, स्ट्रेटेजिकली आप सोच नहीं सकते, क्या करेंगे? कॉपी कर लो हमने किसी कहा और भाई आप कुछ ना करें, आप सिर्फ चाइनीज की एम्यूलेट करें, जो वो करते हैं आप करें। उन्होंने पता है क्या क्या किया था? उसने अपनी सिविल एविएशन इंडस्ट्री कैसे बनाई? उन्होंने मैकडॉनल्ड डगलस लॉक, ये बोइंग और एयरबस के तरह एक कंपनी हुआ करती थी कैलिफोर्निया में, मैकडॉनल्ड डगलस, बहुत बड़ी कंपनी, DC-110, हमारे टाइम की बड़ी बड़ी पैसेंजर एयरक्राफ्ट, बहुत अच्छी पैसेंजर। चाइना ने कहा कि हम 80 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे आपसे, पर उस 80 एयरक्राफ्ट के लिए आपको पूरा प्रोडक्शन आफ्टर 10 एयरक्राफ्ट आप कैलिफोर्निया में बनाओ, 70 यहाँ बनाएंगे विथ योर एंटायर असेंबली लाइन ट्रांसफर टू चाइना। सोचिए देखिए, 1979-81 की बात कर रहे हैं, क्या सोच है? आपको बता नहीं सकते। हम इतने टैलेंटेड लोगों को मिलते हैं यहाँ पे, इतने टैलेंटेड, क्या क्या उनकी टेक्नोलॉजी पैटर्न्स हैं, ये हैं वो हैं, कहते हैं वही रोना धोना। वो ये सरकार से सरकार हमें पहले तो पैटर्न देने में मुसीबत, इसलिए पैटर्न कहाँ लेते हैं? अमेरिका में लेते हैं पैटर्न जाके, सिंगापुर में लेते हैं पैटर्न, तो फिर वहीं पैसा आपका ये गुम हो जाता है ना। क्योंकि अगर पैटर्न सिंगापुर से कोई कंपनी लेगा तो बेनिफिट कहाँ पे होगा? वही होगा। वहीं पे होगा ना। हम पैटर्न नहीं देते लोगों को, जो लोग बनाते हैं इनोवेटर्स हैं टेक्नोलॉजी के, इतनी दिक्कतें, इतनी उन पे प्रॉब्लमेटिक, सबको पैसे देने पड़ते हैं, इतनी हरामखोरी सब जगह है, तो कैसा होगा? सिवाय ये सब फिर भी इतनी तरक्की। तो आप देखिए, अगर सरकार का अगर जो थोड़ा सा ब्रेक है, हाँ अगर सरकार ने लाइट अपना पाँव उठा लिया ब्रेक से, तो हम्म, क्या हो सकता है? मतलब रेस पे डालने की वो जरूरत नहीं है, वो जरूरत खुद ही नहीं। कर लेंगे सब। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा नासा हम चलाते हैं, 40% ऑफ ऑल नासा स्टाफ इज इंडियन, इंजीनियर साइंटिस्ट, पता होगा आपको। बस यही है कि अगर हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं सर, आई होप कि जो ये अभी क्राइसिस है ये हमको एक लेटेस्ट रिमाइंडर है कि कुछ करना चाहिए यार, कुछ करेंगे लीडरशिप। हम तो देखो उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। एक तो अच्छा हुआ है कि भाई पहली बार हम पाकिस्तान के कंपटीशन से बाहर आ गए हैं। हमने दिखा दिया कि पाकिस्तान नहीं है, अब चाइना से मुकाबला करो, पाकिस्तान अपने आप। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए जो आपने कहा 2-3 जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमको परस्यू करना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए। उसकी बिल्कुल। ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे आपकी क्या पाकिस्तान पाकिस्तान डट बना रखी है, ऐसा मामूली सा मुल्क है, हाँ, ऐसा दे इन सच ट्रबल, आपको क्या बताए। और पाकिस्तान के लिए जब पाकिस्तान ये डर दिखाता है ना, खौफ दिखाता है कि भाई हम न्यूक्लियर वेपन शुरू करें, यहाँ सब लोग डर जाते हैं, हिल जाते हैं। भाई आपको नहीं पता कि अगर न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए, होना कभी नहीं चाहिए, अगर हो जाए, हम वही, हम हमारी तो यही रहती है विद पाकिस्तानी कि भी आपको पता भी है क्या होगा। अच्छा, अच्छी बात है कि अभी न्यूक्लियर वॉर हुई नहीं है कहीं पे, पर न्यूक्लियर वॉर गेम्स बहुत हुए हैं, हमने भी बहुत पार्टिसिपेट किए हैं, हमने कंडक्ट भी किए हैं वॉर गेम्स यहाँ पे, और अमेरिका में होती हैं, फ्रांस में होती हैं, यूके में, सब जगह वॉर गेम्स होती हैं, न्यूक्लियर वॉर गेम्स। ट्रिप वायर जिसे कहते हैं, कि आपने वायर जो होता है ऐसा ट्रिप कर दिया तो न्यूक्लियर, उसे न्यूक्लियर ट्रिप वायर कहते हैं। ये सब चीज़ें वॉर गेम्स होती हैं। तो सब वॉर गेम जहाँ पे खेलें, हज़ारों वॉर गेम्स ऐसे खेले अबाउट साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, नतीजा एक ही होता है। क्या नतीजा है? इंडिया विल लूज 2 cities, will lose 2 cities. Pakistan will become extinct.
completely wiped out. एक्सटिंक्ट यानी कि डायनासोर जैसे, कहाँ पे डायनासोर, एक्सटिंक्ट एज ए सोशल ऑर्गेनिज्म। ये नहीं कि हर पाकिस्तानी मारा जाएगा, नहीं हो सकता, पर एज ए सोशल ऑर्गेनिज्म पाकिस्तान बिकम्स एक्सटिंक्ट इन द स्पेंगलेरियन सेंस। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत एनालिस्ट हैं जो हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स की बात करते हैं, जो कमेंट्री लिखते हैं, वो बार बार ये कहते रहते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्स की बात करते हैं कि अगर हमने आर्मी इन्वेजन फोर्स भेजी तो भाई वो 5-10-20 हजार जो हमारे सैनिक है उस पर डाल देंगे, और चाहे वो तो जिहादी उनका माइंडसेट है ही, वो तो अपने भी मर जाएंगे उनके और हमारे भी मर जाएंगे। तो ये सिनेरियो पे आपने कभी मतलब आपने तो सोचा ही होगा कि क्या है। एनीथिंग न्यूक्लियर फॉर पाकिस्तान, कि इतना छोटा मुल्क है और नैरो मुल्क है। प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इतना नैरो है, इसलिए तो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ना, हमारे एयर स्पेस में रह के मिसाइल उनको उनके एयर स्पेस में छोड़ रहे हैं। वो क्या करेंगे? वो उनकी दिक्कत तो आप समझते हैं, वो ना इधर आ सकते या ना वहाँ से ईरान जा सकते, ईरान वहाँ उनको मार देगी, ना वो नॉर्थ जा सकते, अफगानिस्तान उसको मार देगी। उनके लिए उनकी बुरी हालत है, आप समझिए। तो टैक्टिकल एनीथिंग फॉर देम इज स्ट्रेटेजिक, यानी कि अगर टैक्टिकल भी फॉर देम इट्स एक्सिस्टेंशियल। उनकी एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक। आप उन्हें कुछ भी कह दी, टैक्टिकल कह लीजिए, कुछ टैक्टिकल क्या चीज़ है? नेटो डेजिग्नेशन ऑफ टैक्टिकल इज 20 किलोटन, पर उनके लिए तो स्ट्रेटेजिक है ना। उनके मुताबिक, उनके लिए, उनके इंटरेस्ट में तो उनके लिए 20 किलोटन इज इनफ। इट्स स्ट्रेटेजिक बिकॉज इंडिया सेंटर, वो हमसे डरते। नहीं तो आपको क्या लगता है कि किस सिचुएशन में, जो आपने कहा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, उस किस सिचुएशन में वो अटैक करेंगे टैक्टिकल न्यूक्स? इफ इंडिया कैप्चर्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अ टेरिटरी, द एक्सिस्टेंशियल थ्रेट, समझ गया। द अदर इज इफ दे डिस्ट्रॉय 30% ऑफ द इकोनॉमी, फिर हम ठीक है, वो भी समझ गए। ऐसे 4 चीजें हैं। पर आई हैव ऑलवेज आर्ग्यूड कि हमारी पूरी देखने का तरीका, अंदाज ही कुछ ऐसा है कि हम घाटे में पड़ जाते हैं। पूरा हमारे 70 साल से, जो कितने साल हुए, नियरली 80 ईयर्स नाउ, हम पाकिस्तान रट बनाए रखे। आपकी पूरी फौज पाकिस्तान के, चाइना की तरफ कौन देख रहा है? आके मारा नहीं उन्होंने, क्योंकि आपके पास था ही नहीं। आप धड़ पड़ के फिर यहाँ से स्ट्राइक कोर से आपने वहाँ ले गए। आप 2 कोर तो आपने रखा है, 1 कोर एंड 21 कोर तो आपने ख़त्म कर दिया ना। मेन आर्मर्ड डिवीजन तो आपने ले भेज दिए 14 कोर के अंडर। क्या मतलब क्या हुआ? जो हम कह रहे थे पहले से, आपको सिर्फ 1 कोर चाहिए पाकिस्तान पर, वो हो गया। अब आर्मी लोग कहते हैं सर आपने जो बताया था कर दिया। मैंने कहा करा नहीं, मजबूरी में हुआ, मजबूरी में आपने करना पड़ा। हाँ। अगर आप प्लान करते तो ये हालत आपकी नहीं होती। और अगर आप प्लेन से ले आए हो, वो कौन सी बड़ी कारनामे दिखाएंगे आपको माउंटेन्स में एट 14,000 फीट? वो तो इंडिजिनियस करना पड़ेगा, हायर करेगा ही। अब आप जोरावर ला रहे हो। अब सोचा इन्होंने लाइट टैंक जोरावर कब आएगी? एंड ऑफ 2030। तब तक हम मरी जाएंगे, तो हमारी तो बात छोड़िए। 2030 एंड तक जोरावर आएगी। कौन सी बड़ी टैंक है ये? अगर आप महिंद्रा को दे देते हो, वो 10 साल पहले बना देते हैं आपके लिए। यही है ना, अगर आपकी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है ही नहीं, आप सिर्फ नाक के आगे क्या है वही देखते हैं, ये नहीं कि आगे देखो वहाँ क्या है। आप नाक के साथ वो ऐसे करके चलती जाते हैं, तो लड़क जाओगे ना आप। अगर आप ऐसे देख के जाओगे, और हमारी मुसीबत यही है, दूर की देखते नहीं है। जो सच्ची हमारी थ्रेट है उससे तो हमारा मुकाबला होता नहीं है, चाइना से। तो जो जिससे होता उसे मार वो पाकिस्तान का। चलो उसको तो अच्छे से मारो अभी, वो भी नहीं, अभी तो मौका है। पर वो भी नहीं है ना। वो भी नहीं करोगे आप। होप कि कुछ तो इस बार होगा। नहीं होगा ना, हम कह रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि जो ये सब बस 2-3 दिनों से ही चल के बंद हो जाएगा? चलिए सर, आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप आई एम प्रूव्ड रॉन्ग, बट हमने बता तो दिया। स्कार्डू, हाजी पीर बल्ज, देखिए, हैव थिंक बिग।
वो तो कहते हैं, मैं मोदी जी कहते हैं राजनाथ सिंह बड़ा सोचो। अरे सोचिए ना बड़ा, फिर आप सबको बताते हैं बड़ा सोचिए बड़ा सोचिए, ये कंट्री को बड़ा भारत को बड़ा सोचना चाहिए, तो सोचे ना, मिलिट्री वाइज कुछ करें ना, बड़ा कुछ करें ना। ये पाकिस्तान से क्या आप अपने कितना छोटा बना दिया आप लोगों ने इससे मुकाबला करके। हम जब ये कहते थे पाकिस्तान, तो बहुत गुस्सा आता था। ये बांग्लादेश वाले देखो क्या बोल रहे हैं, इसको तो पहले इसको पाकिस्तान को सुलटाओगे तो उसको थोड़ा दिमाग में आएगा ना। नहीं, ये छोटे मोटे कंट्रीज है ना, यही बोलेंगे तो पहले इनको तो मारना पड़ेगा। नहीं, पर वो अगर आप इन्हीं से आप झगड़ा करते रहोगे तो चाइना तो ठीक है, उनके लिए तो अच्छा ही है। वो चाइना भी तो देखेगा इनको नहीं मार पा रहे हैं, तो हमको कहाँ मारेंगे। वही तो, पर वो तो करना पड़ेगा। हाँ, वो तो ये सब we can do a lot, but we have to think through things. और एक तो है प्राइवेट इंडस्ट्री को ले आए। अगर आप डिफेंस में ले आएंगे, आई एम टेलिंग यू, विद इन 5 to 10 years will be a genuine great power. बिल्कुल, we'll have the most advanced weapon system. और फिर इसको कोई रोक नहीं सकता, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ। सर थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू, और बहुत मजा आता है। आपकी आखिरी बुक पर लिख दीजिए सर, जल्दी से थोड़ा पढ़ने को मिले हमको भी, बहुत टाइम हो गया। वो तो है। थैंक यू। आप कह रहे हैं आप टाइम हो गया, हमारे तो दिक्कत हो रही है, फिनिश करें, हमारा तो दिमाग खा गया ये। और जल्दी खत्म हो सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।